आज हम आ पहुंचे हैं भारत की राजधानी कही जाने वाली दिल्ली के अंदर में। और दिल्ली के एक ऐसे ऐतिहासिक स्थान के ऊपर में जिसकी दीवारें चीख चीख करके मुगल काल का इतिहास बयां कर रही हैं। तो इस जगह का नाम है लाल किला। और अभी फिलहाल मैं उसी जगह के नीचे खड़ा हूं जहां पर 15 अगस्त के दिन भारत के प्रधानमंत्री तिरंगा झंडा लहराते हैं। आप देख सकते हैं ये वही स्थान है। और चलते हैं अंदर लाल किले के और देखते हैं इसका प्राचीन इतिहास। अभी हम आ चुके हैं लाल किले के सबसे प्रसिद्ध गेट लाहौरी गेट के सामने। और इस गेट का नाम लाहौरी गेट क्यों पड़ा? क्योंकि इस गेट का जो मुंह है वो लाहौर की तरफ बनाया गया है, इसलिए इसका नाम लाहौरी गेट है। और जो गेट से अंदर जाने का आप रास्ता देख रहे हैं, मुगल काल में यहाँ पर एक फोल्डेबल ब्रिज हुआ करता था जिसे युद्ध के समय में फोल्ड करके रास्ता बंद कर दिया जाता था। और ये है वाटर चैनल। युद्ध के समय के अंदर में इनमें पानी भर के मगरमच्छों को छोड़ा जाता था जिससे कि कोई भी दुश्मन किले के अंदर ना आ सके। और लाहौरी गेट इसलिए भी फेमस है, जब 1947 में भारत को अंग्रेजों से आज़ादी मिली तो भारत के पहले प्रधानमंत्री ने लाहौरी गेट के ऊपर ही सबसे पहली बार देश का झंडा लहराया था। और तभी से 15 अगस्त के दिन भारत के प्रधानमंत्री यहाँ पर झंडा लहराते हैं और पूरा देश स्वतंत्रता दिवस मनाता है। और आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक हिस्ट्री का सवाल छोड़े जाता हूँ कि भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अब हम चलते हैं इंडिया के फर्स्ट मॉल को देखने के लिए कि इंडिया का फर्स्ट मॉल कैसा दिखता था। मुगल हिस्ट्री की ये फर्स्ट कवर्ड मार्केट है जो छत के साथ में बनी। इससे पहले मुगल हिस्ट्री की सभी मार्केट्स विदाउट छत हुआ करती थी और छत होने की वजह से इस मार्केट का नाम पड़ा छत्ता बाजार। मुगल काल के अंदर में जब इस मार्केट को बनाया गया तो इस मार्केट में वेंटिलेशन और रोशनी का पूरा ख्याल रखा गया, क्योंकि ये उस समय की सबसे लग्जरी मार्केट हुआ करती थी। क्योंकि इस मार्केट में मिलते थे सोने चांदी हीरे मोती के आभूषण और साथ ही यहाँ पर लग्जरी कारपेट्स और सभी छोटा बड़ा लग्जरी सामान। और उस समय पर यहाँ फर्स्ट फ्लोर पे भी ऊपर दुकानें हुआ करती थी। पर समय के साथ में यहाँ पर सब कुछ बदल चुका है। आज उन्हीं दुकानों के अंदर में यहाँ पर कपड़े और आर्टिफिशियल ज्वेलरी मिल जाती है आपको। पूरे लाल किले में आपको इस टाइप के छोटे छोटे बोर्ड्स लगे मिल जाएंगे जिनकी डायरेक्शंस को देख के आप समझ सकते हैं कि आपको किस तरफ को आगे बढ़ना है। और ये है नौबत खाना। जब भी आप किसी फोर्ट में जाएंगे तो आपको नौबत खाना देखने के लिए जरूर मिलेगा। तो आइए जानते हैं क्या होता है ये नौबत खाना। जब भी बादशाह कहीं आते या जाते थे तो इसी नौबत खाने से बड़े बड़े ड्रम्स बजा करके और आवाज़ लगा करके बताया जाता था कि बादशाह आ रहे हैं, आप लोग सावधान हो जाएं। और आज इस नौबत खाने के बाहर में एक छोटा सा हैंडीक्राफ्ट का ये शोरूम बन चुका है और आज के समय में यहाँ पर आने वाले लोग इस दुकान से शॉपिंग कर सकते हैं। और अब हम चलते हैं इस नौबत खाने के अंदर में और दिखाते हैं आपको ये नौबत खाना अंदर से कितना खूबसूरत है। और जो लोग अभी तक इस नौबत खाने का मतलब नहीं समझ पाए हैं तो मैं उनके लिए बिल्कुल सरल भाषा में समझा दूँ। जैसे आज के आधुनिक घर बिना डोरबेल के अधूरे हैं, उस समय के जितने भी किले थे वो नौबत खाने के बिना अधूरे थे। ये जो अभी आप सामने बिल्डिंग देख रहे हैं इसका नाम है दीवान-ए-आम। और इसका स्ट्रक्चर देख करके आपको सामने से ऐसे लग रहा होगा कि ये सिर्फ सामने के पिलर्स के ऊपर में खड़ी है, पर ऐसा नहीं है। इसके अंदर भी मल्टीपल पिलर्स है, बट वो इतना अच्छा आर्किटेक्ट डिज़ाइन किया गया है कि एकदम सिमेट्रिक है और आप इसको किसी भी डायरेक्शन से देखेंगे तो ये आपको एक साथ सीधे ही दिखेंगे ये। और इसीलिए ये मुगलिया स्ट्रक्चर अपने आप में अनोखा है। और अब चलते हैं अंदर में और इस स्ट्रक्चर को अंदर से एक्सप्लोर करते हैं और जानते हैं कि ये दीवान-ए-आम क्यों बनाया गया था। और ये जो सामने आप व्हाइट मार्बल का स्ट्रक्चर देख रहे हैं
ये है इस दीवाने आम की सबसे खास जगह, और ये जगह खास इसलिए है क्योंकि यहाँ पर बादशाह बैठा करते थे। तो अब जानते हैं दीवाने आम क्यों बनाया गया था। वैसे थोड़ा बहुत तो आप लोग इसके नाम से समझ ही चुके होंगे, दीवाने आम मतलब आम जनता के लिए। तो उस समय की बादशाह सल्तनत की जो जनता होती थी वो यहाँ पर अपनी समस्याएं, अपनी शिकायतों को लेकर के अपने बादशाह के पास आती थी, और बादशाह उनकी समस्याओं को सुन के समाधान करते थे। और वो जो अभी आपने पीछे व्हाइट स्ट्रक्चर देखा था, उसी के ऊपर बादशाह बैठ करके जनता की सुनवाई करते थे, और उसी में पीछे की तरफ एक गेट बना है जहाँ से बादशाह आया और जाया करते थे। और आम जनता के लिए अंदर आने की परमिशन सिर्फ दीवाने आम तक थी, इससे आगे कोई भी आम व्यक्ति नहीं जा सकता था। ये है रंग महल, और रंग महल मुगल शाही परिवार की महिलाओं के लिए बनाया गया था। इस महल को रंगीन सजावट, सुंदर चित्रकारी और आकर्षक डिजाइन के लिए जाना जाता था। इस महल के अंदर और बाहर दोनों ही तरफ वाटर चैनल्स बनाए गए हैं, जिससे कि इस महल के अंदर में हमेशा ठंडक बनी रहे, और मुगल शाही परिवार की महिलाएं एक कंफर्ट जोन में रहें। और इन वाटर चैनल्स को नाम दिया गया नहरे भैशित, क्योंकि उस समय पर यह महल यमुना नदी के किनारे पर बना था। और जो पीछे में आप विंडोज देख रहे हैं, यहाँ से यमुना नदी लग करके बहती थी, और यहाँ पर बैठ करके मुगल शाही परिवार की महिलाएं अपना समय व्यतीत किया करती थी, क्योंकि उस समय पर मनोरंजन के साधन आज के जैसे नहीं हुआ करते थे। और महल के बीचों बीच इस वाटर चैनल को बनाने की एक और वजह है कि अगर किसी शाही महिला को पानी में जाने का मन करे तो उसे नदी में ना जाना पड़े, और वो रनिंग वाटर का मजा अंदर महल में ही ले सके, क्योंकि ये वाटर चैनल्स में पानी यमुना रिवर से ही आ रहा था। और रंग महल में सिर्फ वाटर चैनल्स ही नहीं, उसके सामने ये फाउंटेन्स भी बनाए गए हैं, जिन्हें यमुना नदी के रनिंग वाटर के प्रेशर से चलाया जाता था। और ये उस समय के बहुत ही लग्जरी लाइफस्टाइल में काउंट होने वाली चीजें हुआ करती थीं, और इसीलिए उस समय पर रंग महल को लग्जरी लाइफस्टाइल का एग्जाम्पल माना जाता था। और इसकी लग्जरी आज भी देखते बनती है कि दोनों तरफ फाउंटेन्स हैं, पानी है, और बीच में पैदल चलने का रास्ता बनाया गया है। और अब चलते हैं रंग महल के दूसरे पार्ट की तरफ। तो बात करते हैं इसके नाम की, कि इसे रंग महल ही क्यों कहा गया। आप देख सकते हैं ये महल के बाहर की गई नक्काशी, जिसमें अनेकों रंग भरे हुए हैं। सिर्फ इन्हीं रंगों की वजह से इस महल को नाम दिया गया रंग महल। और रंग महल के सामने ही बनी है मोती मस्जिद, जिसका निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। ये मस्जिद लाल किले के निर्माण के बाद लगभग 1659 से 1663 के बीच बनके तैयार हुई। इसका इस्तेमाल औरंगजेब और शाही परिवार के लोग निजी इबादत स्थल के रूप में करते थे। और अब बात करें इसके नाम की, तो इस मस्जिद का अधिकांश भाग सफेद संगमरमर से बना है, और जब सूरज की रोशनी इस पर पड़ती थी तो ये मोती की तरह चमकती थी, इसलिए इसका नाम पड़ा मोती मस्जिद। लगभग 350 वर्षों के बीत जाने के बाद भी आज भी इसकी वास्तुकला, इसकी सुंदरता पर्यटकों को आकर्षित करती है। 1857 में हुए पहले स्वतंत्रता संग्राम के बाद जब अंग्रेजों ने लाल किले पर कब्जा किया, तब मोती मस्जिद को भी नुकसान पहुंचा और इसके गुंबद पर लगी सोने की परत भी हटा दी गई। भारत की स्वतंत्रता के इतिहास में भी लाल किले का विशेष स्थान है। 1857 की क्रांति के बाद लाल किले पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया। किले के कई हिस्सों को नुकसान पहुंचाया गया और अनेक महलों और उद्यानों को नष्ट कर दिया गया, और अंग्रेजों ने इसे अपने सैन्य उपयोग के लिए इस्तेमाल किया। इसके बावजूद भी लाल किला आज भी अपनी ऐतिहासिक पहचान बनाए हुए है, और आज भी भारत सरकार इसका पूरा रखरखाव करती है और समय समय पर आवश्यकता अनुसार इसका मेंटेनेंस भी करती है। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, इसकी वाटर प्रूफिंग की मेंटेनेंस का कार्य चल रहा है। और ये है जफर महल, जिसे आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर के लिए बनाया गया था। और ये जो आप सामने देख रहे हैं, ये है सावन भादो पवेलियन, जहाँ बताया जाता है कि बरसात के मौसम में सावन भादो पवेलियन में मुगल परिवार के लोग बारिश का मज़ा लेने आते थे। और अब हम आ चुके हैं भारतीय डाकघर की फिलैटली गैलरी में, जिसका एंट्री टिकट बिल्कुल फ्री है, और वो टिकट आपको इसी रिसेप्शन से मिलेगा। और अब हम टिकट लेकर के चलते हैं अंदर की तरफ और देखते हैं। आप में से कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि ये फिलैटली गैलरी होती क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि फिलैटली का मतलब है डाक टिकटों का कलेक्शन और उनकी नॉलेज। जब हम इस गैलरी के अंदर एंट्री करते हैं
तो ऐसा लगता है जैसे हम भारत के डाक इतिहास की एक समय यात्रा पर निकल पड़े हों। यहाँ डिस्प्ले में लगे डाक टिकट कोई कागज के छोटे टुकड़े नहीं, बल्कि ये भारत के अतीत और उसके विकास के लाइव डॉक्यूमेंट्स हैं। दुनिया भर में लाखों लोग पुराने और रेयर पाए जाने वाले इन डाक टिकटों को इकट्ठा करने का शौक रखते हैं, और इन टिकटों के शौकीन मेरे पिताजी भी हुआ करते थे, क्योंकि इन छोटे छोटे टिकटों में इतिहास, संस्कृति, विज्ञान, खेल, स्वतंत्रता संग्राम और देश के कई महत्वपूर्ण उपलब्धियों की झलक देखने को मिलती है। इस गैलरी की चौड़ाई कम होने की वजह से मैं यहाँ के क्लियर शॉट्स नहीं ले पा रहा हूँ। भारत में आधुनिक डाक व्यवस्था का इतिहास लगभग 200 साल से भी ज़्यादा पुराना है। ब्रिटिश शासन के दौरान डाक व्यवस्था को व्यवस्थित रूप दिया गया था और धीरे धीरे ये पूरे देश में फैलती चली गई, क्योंकि उस समय पर अपनी बात दूसरे लोगों तक पहुंचाने के लिए लोगों के पास लिमिटेड ऑप्शंस थे, क्योंकि उस टाइम पर ना मोबाइल फ़ोन थे, ना इंटरनेट और ना ही सोशल मीडिया। ऐसे समय में चिट्ठियां ही लोगों को एक दूसरे से जोड़ने में सबसे बड़ा माध्यम बनी। और यही आप सभी के लिए आज का मेरा दूसरा सवाल है कि जब चिट्ठियां 200 साल पुरानी हैं तो 200 साल पहले लोग एक दूसरे तक अपनी बात कैसे पहुंचाते थे? इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यहाँ प्रदर्शित टिकटों को देखकर समझ आता है कि किस प्रकार एक छोटा सा टिकट किसी भी देश की पहचान और उसकी कहानी को दुनिया तक पहुंचाने का एक माध्यम बन सकता है। और ये जो भी आप सामने देख रहे हैं, ये है भारत का इकलौता फ्लोटिंग डाकघर। ये अनोखा डाकघर जम्मू और कश्मीर के श्रीनगर में डल झील पर एक विशाल हाउस बोट शिकारे पर स्थित है। ये है माई स्टैम्प काउंटर, जहां पर आप एक नॉमिनल अमाउंट पे करके अपनी तस्वीर, अपनी चॉइस की टिकट्स बनवा सकते हैं। और सिर्फ स्टैम्प ही नहीं, यहाँ बनी आर्ट गैलरी के अंदर में आप पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड बहुत सी चीज़ें खरीद सकते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा रेड फोर्ट का फर्स्ट पार्ट। इसी व्लॉग का सेकंड पार्ट बहुत जल्दी आने वाला है, जहां आपको देखने के लिए मिलेगा हमारे भारत के स्वतंत्रता सेनानियों की वो जंग, उनसे रिलेटेड वो डॉक्यूमेंट्री, जहां आपको पता चलेगा कि उन्होंने कितना परिश्रम किया है हमारे को ये आज़ादी दिलाने के लिए। तो दोस्तों, ये था हमारा रेड फोर्ट का व्लॉग। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले व्लॉग में।